तो इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 10 हिंदी के कृतिका बुक के वन शॉट में सारे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, जितने भी जैसे आप लोग को 2024 के बोर्ड के सिलेबस के अनुसार आप लोग को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग जैसे कौन कौन से चैप्टर आप लोग को पढ़ने हैं और कौन कौन से जैसे रिलेटेड है 2024 के सिलेबस के अनुसार। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि यही एठिया झूलनी हैरानी हो रामा, ये जैसे पूरा चैप्टर आप लोग रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 2। उसके बाद जर्ज पंचम की नाक, ये चैप्टर नंबर 4 जैसे ये पूरा रिलेटेड है जर्ज पंचम की नाक। बाकी ये सारे चैप्टर जैसे आप लोग पढ़ने हैं। तो चलिए बारी बारी से सारे चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है माता का आंचल। माता का आंचल चैप्टर शिव पूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। इस पाठ में ग्राम संस्कृति का चित्र किया गया है। कथाकार का नामक तारकेश्वर था। उसको पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते, जो लेखक को खुशी देती थी। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ की डालों पर झुलाते। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बैठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। मना करने पर उनकी माँ बड़ी प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावट नाम से टुकड़े बनाकर उन्हें खिलाती थी। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती थी और रोने लगती थी। उसके बाद बालों में तेल डालकर कंघी कर देती, कुर्ता टोपी पहनकर चोटी गूंथ कर फूलदार लट्टू लगा देती थी। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे। मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे। घुरंदों के खेल में खाने की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता था तो वे पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा, और किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मुसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ाया। मुसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मुसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़े आए। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ हो गए। मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़ियों को उड़ जाने पर एक टोले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भारा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचे तो सामने पिताजी बैठे थे, परंतु पिताजी के साथ ज्यादा वक्त बिताने के बावजूद लेखक को अंदर जाकर माँ से लिपटने में अधिक सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए आंचल में उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। तो यही था माता का आंचल चैप्टर। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 यही एठिया हैरानी हो रामा, ये चैप्टर जैसे आप लोग रिलेटेड है, इसलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। साना साना हाथ जोड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखिका सिक्किम की राजधानी गंगटोक घूमने गई थी। रात में ढलान पर सितारों की जगमगाती झालर ने उसे इतना सम्मोहित किया कि वह उसी दिन सुबह एक नेपाली युवती से सीखी प्रार्थना मेरा सारा जीवन इच्छाओं को संप्रीति हो करने लगी। अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख पाई, परंतु ढेरों खिले फूल देखकर खुश हो गई। वह उस दिन गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने अपनी सहयात्री मनी और गाइड जितने नार्गो के साथ रवाना हुई। वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे। रास्ते में उन्हें बौद्ध अनुयायियों की लगाई कपोफद और रंगीन झाड़ियां देखी। लेखक कवि लॉन्गस्टॉक नामक स्थान पर हिंदी फिल्म गाइड की शूटिंग का स्थान देखा। वही लेप्चा और भूटिया जाति का शांति वार्ता स्थान भी देखा। एक कुटिया में पापों को धोने वाला प्रेयर व्हील देखा। ऊंचाई पर चढ़ते हुए धीरे धीरे लेखक को स्थानीय लोगों का दिखना बंद हो गया। नीचे घर ताश के पत्तों जैसे छोटे छोटे लगने लगे। हिमाचल की विशालता देखने लगी। रास्ते संकरे और घुमावदार होने लगे। गहरी खाइयां बादलों में भरी थी। हरियाली के बीच कहीं कहीं खिले फूल भी थे। हिमालय की सुंदरता ने यात्रियों को प्रभावित किया और वे प्रार्थना के लोकगीत गाने लगे। चांदी की तरह चमकती तीस्ता नदी लगातार सिल्लीगुड़ी के साथ साथ चल रही थी। प्रसन्न लेखिका ने भी हिमालय को सलाम देनी चाहिए थी कि जीप चलती हुई सेव स्टीर्स फॉल के सामने आ खड़ी हुई। झरने की कल और ठंडक ने लेखिका के मन की सारी दुर्भावनाओं को खत्म कर दिया। सत्य और सौंदर्य की अनुभूति से वह भाविक हो उठी। आगे बढ़ने पर बादलों की लुका छिपी के बीच हिमालय की शोभा हरे, पीले और कहीं पथरीले रूप में फिर दिखाई देने लगी। पल पल बदलती और सुंदर होती प्रकृति के विराट रूप के आगे लेखिका को अपना अस्तित्व तिनके जैसा लगा। फिर उसने
प्रार्थना मेरा सारा जीवन इच्छाओं को संप्रति हो दोहराई। लेखक ने संकरे रास्तों को फूलदाल से चौड़ा करती पहाड़ी स्त्रियों को, बच्चों को पीठ पर बांधे देखा। चाय बागानों में काम करने वाली स्त्रियों को भी देखा। 7 से 8 साल के ऐसे बच्चों को देखा जो 3-3.5 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चढ़कर पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। बच्चों को देखकर लेखक को पहाड़ी जीवन की कठिनाइयों का एहसास हुआ। उसे लगा कि मैदान की तुलना में पहाड़ों में भूख, मौत और जिंदा रहने को लेकर संघर्ष अधिक है। रास्ते में कई जगह सावधानी पूर्वक चलने का निर्देश लिखे गए थे। युमथांग जाते हुए लेखक को रात लायुग की शांति बस्ती में बितानी पड़ी। वहां उसने यह विचार किया कि मनुष्य ने प्रकृति की तय ताल और गीत को बिगाड़कर बहुत बड़ा अपराध किया है। बर्फ देखने की इच्छा लायंग में भी पूरी न होने के कारण 500 फीट ऊंचा पर कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड जाने का निश्चय किया। कटाओ का पूरा रास्ता अधिक खतरनाक और धुंध से भरा था। वहां जाने पर ताजा बर्फ से पूरे ढके पहाड़ चांदी जैसा चमक रहे थे। घुटनों तक बर्फ जमीन पर बिछी थी और गिर भी रही थी। यात्री आनंद उठाने लगे। लेखक ने भी उस सुंदर दृश्य को हृदय में समेट लिया। वह विचार करने लगी कि शायद ऐसा ही सुंदरता से प्रेरित होकर ऋषियों ने वेदों की रचना की होगी और जीवन के सत्यों को खोजा होगा। कड़कड़ाती ठंड में पहरा देते फौज की कर्तव्य निष्ठा ने लेखक को भावुक बना दिया। रोडोडेंड्रो ने फूलों की घाटी को देखा। युथमंग कटाओ जैसा सुंदर नहीं था। वहाँ एक सिक्किमी स्त्री ने उसका परिचय जब इंडियन कहकर दिया तो लेखक खुश हो गई। रास्ते में गाइड नार्गो ने चांदनी रात में गुरु नानक के पद चिन्हों वाला ऐसा पत्थर दिखाया जहाँ कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। रोडोडेंड्रो ने खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र भी दिखाया जहाँ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। नार्गो ने पहाड़ियों के पहाड़ों, नदियों, झरने और वादियों के प्रति पूज्य भाव की जानकारी दी। कप्तान शेखर दाता के सुझाव पर गैंगटोक के पर्यटक स्थान बनने और नए रास्तों के साथ नए स्थान को खोज करने के प्रयासों की भी जानकारी दी। तो यही था साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है आप लोग का डिलीटेड है, जॉर्ज पंचम की नाक। इसलिए जो है हम लोग चलते हैं लास्ट चैप्टर की ओर जो कृतिका बुक में आप लोग पढ़ना है, जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक अज्ञेय जी बताते हैं कि अक्सर प्रत्येक रचनाकार की आत्मा अनुभूति ही उसे लेखन कार्यों के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी बाहरी दबाव भी कई बार रचनाकार को लिखने के लिए बाधा करते हैं। लेखक का मत है कि वह बाहरी दबाव से कम प्रभावित होते हैं, उन्हें तो उनकी भीतरी विश्वास ही लिखने के लिए प्रेरित करती है। लेखक के अनुसार लेखक इसलिए लिखते हैं क्योंकि वह अपने विचारों को उलझनों से मुक्त पाना चाहते हैं। उनके अनुसार लेखक 2 प्रकार के होते हैं, एक जो अपनी अनुभूति के आधार पर लिखता है और दूसरा वे लेखक जो आर्थिक अवस्था के कारण दबाव और बंदिश में पढ़कर लिखते हैं। लेखक का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा आत्मानुभूति गहरी चीज है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने लिखने के कारणों के साथ साथ एक लेखक की प्रेरणात्मक स्रोतों पर भी प्रकाश डाले हैं। लेखक के अनुसार लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता है। वह अपनी आंतरिक व्याकुलता से मुक्त पाने तथा तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखते हैं। एक लेखक या रचनाकार को अनुभव सामने घटी घटना को देखकर होता है, किंतु अनुभूति, संवेदना और कल्पना के द्वारा उस सत्य को भी ग्रहण कर लेती है जो रचनाकार के सामने घटित नहीं हुआ। फिर वह सत्य आत्मा के सामने ज्वलंतक प्रकाश में आ जाते हैं और रचनाकार उसका वर्णन करते हैं। लेखक अज्ञेय जी बताते हैं कि उनके द्वारा लिखी हिरोशिमा नामक कविता भी ऐसी है। एक बार जब वह जापान गए तो वहाँ हिरोशिमा में उन्होंने देखा कि पत्थर बुरी तरह झुलसा हुआ है और उस पर एक व्यक्ति की लंबी उजली छाप है। विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण उन्हें रेडियो धार्मिक प्रभाव की जानकारी थी। उसे देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया होगा उस समय वह व्यक्ति उस पत्थर के पास खड़ा होगा। परमाणु बम के प्रभाव से वह भाप बनकर उड़ गया, किंतु उसकी छाप उस पत्थर पर ही रह गई। लेखक को उस झुलसे हुए पत्थर ने झकझोर कर रख दिया। वे हिरोशिमा पर गिरे गए परमाणु बम की भयानकता की कल्पना करके उन्हें बहुत दुखी हुआ। उस समय उन्हें ऐसा लगा मानो वह उस घटना के समय वहां मौजूद रहे हो। इस त्रासदी से उनके भीतर जो व्याकुलता पैदा हुई उसी का परिणाम उनके द्वारा हिरोशिमा पर लिखी कविता थी। लेखक कहते हैं कि यह कविता हिरोशिमा जैसी भी हो पर वह उनकी अनुभूति से पैदा हुई थी, यही उनके लिए महत्वपूर्ण था। तो यही था मैं क्यों लिखता हूँ चैप्टर। तो इतना ही जैसे आप लोग को क्लास 10 कृतिका बुक से पढ़ना था 2024 के सिलेबस के अनुसार। तो आप लोग जैसे टोटल कंप्लीट करा दिए गए हैं 1 शॉट वीडियो में। तो आप लोग को जैसे इसी तरह से 1 शॉट में कंप्लीट कराया जा रहा है ताकि आप लोग जैसे 2024 बोर्ड के एग्जाम में जैसे तबाही मचा पाए। तो आप लोग जैसे अच्छी तरह से पढ़े और एग्जाम में तबाही मचा दें। आप लोग जैसे बेस्ट ऑफ